हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरकेश अशोक दुबे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसिड बेस कंसेप्ट का पार्ट फिफ्थ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रीज़न फॉर द बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। गाइस, ये पार्ट 4 से ही रिलेटेड है, तो पार्ट 4 के देखने के बाद ही आप इसे देखें तो समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर द बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। व्हाट आर द रीजंस फॉर द बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। चलिए देख लेते हैं। Change remains the same on the metal atom in a group, but the size increases as atomic weight increases. देखिए, जो चार्ज रहता है वो हमेशा सेम रहता है मेटल एटम्स के ऊपर ग्रुप में, लेकिन जो साइज है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते रहता है। चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेस एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस। जब चार्ज टू साइज का रेशियो डिक्रीज होने लगता है तभी बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये याद रखें, चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेस एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ B3 प्लस हाई पोलराइजिंग पावर, its charge to size ratio is exceptionally larger relative to the other, so it is acidic in nature. कह रहे हैं कि जो चार्ज होता है B3 प्लस का वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। इसके ऊपर हाई पोलराइजिंग पावर होती है। जो चार्ज टू साइज रेशियो है ये एक्सेप्शनली लार्ज है दूसरों के कंपैरिजन में। इसके लिए ये एसिडिक इन नेचर होता है। साइज कम है B3 प्लस का और वो हाईली पोलराइजिंग है। अब इसका जो चार्ज टू साइज रेशियो अगर मैं देखूँ तो ये ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे चार्ज टू साइज रेशियो कम हो गया था तो बेसिसिटी कम हो गई। अब यहाँ पे चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ गया है जिसके वजह से एसिडिक नेचर बढ़ गया। Similarly, Be2 plus has high charge to size ratio, so the basicity of BeO is significantly lower than the next member of the group. देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो चार्ज टू साइज रेशियो है बेसिसिटी का, ये क्या है, कम है। दिस इज अ कम, लेस, लोअर। नाउ चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को। पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हम स्ट्रेंथ देखेंगे एसिड के वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब कोई एसिड है उसके ऊपर कोई मैं इंडक्टिव इफेक्ट डालूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा। सेकेंड फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी इफेक्ट करता है एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन की वजह से जो स्टेरिक इफेक्ट आ रहा है उससे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन एसिड बेस स्ट्रेंथ के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट will make Lewis acid stronger, while electron releasing substitution will decrease the acidic strength. एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स का अगर मैंने सब्सटीट्यूशन किया तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और लेविस एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट है, ऐसा मैंने सब्सटीट्यूशन किया है कि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को
रिलीज करेगा, यानी ये बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट्स डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, यानी CH3 प्लस आई इफेक्ट बोरॉन पे डालते ही उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगेगा। BH3, अब देखिए यहाँ पे मैंने BF3 ले लिया है, बोरेन ट्राइफ्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है, यानी माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस। According to inductive effect among the boron trifluoride BF3, BCl3 and B3, अब इन तीनों में से BF3 should have been stronger acid, boron tribromide weakest but observed relative strength is। देखिए अब हमें पता है कि BF3 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और BBr3 एक वीकेस्ट एसिड है, लेकिन जो इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ आता है वो कुछ इस तरीके से है। BBr3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू BF3। BF3 के कंपैरिजन में जो BBr3 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। This inductive effect cannot explain the acidic strength of boron halides। अब इंडक्टिव इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों बोरेन जो हलाइड्स हैं उनमें BBr3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू BF3। अब हमने देखा प्रीवियस में इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से BF3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया था, बट BBr3 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दिस एनोमली कैन बी एक्सप्लेन बाय द फिनोमिनॉन ऑफ रेजोनेंस, यानी जो BBr3 का रेजोनेंस है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो हम रेजोनेंस फिनोमिनॉन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन atoms have a tendency to contribute electron density toward the boron atom। देखिए हाइड्रोजन्स के पास टेंडेंसी होती है कंट्रीब्यूट करने की, देने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरेन के पास, क्योंकि बोरेन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस इज नोन एज द बैक डोनेशन फ्रॉम द हाइड्रोजन टू बोरेन। इसे कहते हैं बैक डोनेशन। बैक डोनेशन होता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बोरेन को देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोरेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है जो कि है 1s2 2s2 2p 1x 2p0y 2p0z। अब मैं देख सकता हूँ कि बोरेन के पास वैकेंट बोरेन ऑर्बिटल्स हैं जो कि हैं 2px एंड 2pz। 2py एंड 2pz आर वैकेंट। यहाँ पे हमने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। अब मैं देख सकता हूँ कि फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2x 2p2y 2p1z। इसके पास एक वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। ओके नाउ, यानी ये फील्डेड ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ एक की वैकेंसी है। अब देखिए होता क्या है कि फ्लोरीन के पास फील्डेड p ऑर्बिटल्स हैं और बोरेन के पास वैकेंट बोरेन ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं। अब इससे होगा क्या कि यहाँ से बैक डोनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने फील्डेड ऑर्बिट से वैकेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का बैक डोनेशन स्टार्ट कर देगा। बैक डोनेशन इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ द BF3 ड्यू टू easier overlapping of 2p orbitals with empty 2p orbitals।
देखिए ये जो बैक डोनेशन है ये ज़्यादा इफेक्टिव देखने के लिए मिलता है BF3 में, क्योंकि ये इजी होता है ओवरलैपिंग के लिए। किस लिए? क्योंकि जो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है वो फिल्डेड है और एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स है बोरिन का। ऑफ द बोरिन both overlapping belongs the same energy level, those overlapping is more effective. Addition bond is known as the p-pi back bond is formed. अब क्या होता है कि इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी लेवल सेम है। बोरिन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी एनर्जी लेवल सेम है। तो ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से इसमें काफ़ी इफेक्टिवली अच्छे से बैक डोनेशन दिखाई देता है। लेकिन ऐसा बोरेन ट्राइक्लोराइड या ट्राइफ्लोराइड के केस में इतना इफेक्टिवली बैक डोनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है जिसकी वजह से बोरेन ट्राई ब्रोमाइड इज़ मोर इफेक्टिव। होता क्या है कि जो बैक डोनेशन है ये ज़्यादा इफेक्टिव है BF3 के केस में। तो ईजियर ओवरलैपिंग मिल जाती है 2p ओवरलैप f ऑर्बिटल का एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरेन, इनकी सेम एनर्जी लेवल होती है। तो एडिशनल बॉन्ड इज नोन एज द, अब इसमें क्या होता है p-pi बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगता है। ये अभी हमने पीछे देखा था। नो, अब आगे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग कैन ऑक्सीलेट अमॉन्ग द BF बॉन्ड एंड BF3 बॉन्ड्स। अब इस तरह का जो ऑक्सीलेशन है वो एक BF बॉन्ड और तीनों BF बॉन्ड में ऑक्सीलेट होता है, मतलब ये कंटिन्यूसली रेजोनेंस में ही दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये BF3 है, अब ये यहाँ से यहाँ रेजोनेट करेगा, फिर एक ये ऐसा चार्ज बना देगा एंड देन फाइनली ऐसा चार्ज बना देगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इनके बीच का जो रेजोनेंस है वो कंटिन्यूसली हो ही रहा है। ओके, अब ये रेजोनेंट हो रहे हैं। नाउ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड एस्टेब्लिश द मॉलिक्यूलर, अब देखिए ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है ड्यू टू द बैक डोनेशन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन F and B. नाउ B इज नो लॉन्गर सो एसिडिक कैरेक्टर इज रिड्यूस। अब क्या होता है कि जो बोरेन इस रेजोनेंस के वजह से इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रह जाता एसिडिक कैरेक्टर के लिए। इस रेजोनेंस यहाँ पे यानी बैक डोनेशन, जो बैक डोनेशन है फ्लोरीन और ब्रोमीन का, यही रिस्पॉन्सिबल है जो इसकी एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है इसके एसिडिक कैरेक्टर को। इन केस ऑफ BBr3 दिस बैक डोनेशन फ्रॉम बोरेन टू ब्रोमीन टू बोरेन इज नॉट सो इफेक्टिव। अब ब्रोमीन का एनर्जी लेवल कम होने के, ज़्यादा होने की वजह से, अभी देखिए इसके पास 2p था तो इसके पास क्या है 4p है। अब 4p के एनर्जी से ये इतना इफेक्टिवली बैक डोनेशन नहीं कर पाता 2p में। ओके तो यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिला, डिफरेंस इन एनर्जी। यहाँ पे हमें एनर्जी में डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की फ्रॉम 4p ऑफ बोरेन टू 2p ऑफ ब्रोमीन, 4p ऑर्बिटल है जो ब्रोमीन का, उससे 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरेन तक यहाँ पे एनर्जी का बैक डोनेशन होता है। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके नाउ सो बोरेन इन BBr इट्स स्टिल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ज़्यादा बैक डोनेशन ना होने के कारण जो बोरेन के ऑर्बिटल्स है वो स्टिल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड देन BCl3। अब क्या होता है कि अब इसके पास बहुत ज़्यादा बैक डोनेशन है, इसके पास थोड़ा कम है और इसके पास सबसे कम बैक डोनेशन है, जिसके वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है ये बढ़ जाता है। ओके, टर्न इन स्ट्रॉन्गर एसिड देन BF3, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रहा है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए कम हो रहा है क्योंकि बैक डोनेशन भी कम हो रहा है।
Similarly, BOR3 is weaker than BR3 due to the resonance stabilization of the former charge. Similarly, BOR3 एक weaker एसिड होता है देन द BR3 क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है फॉर्मल चार्ज का। जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा वो लीस्ट बेसिक इन नेचर होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो स्टेरिक इफेक्ट आया है वो क्या इफेक्ट करता है। इन द अबव डिस्कशन द कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का कंबाइंड फैक्टर देख लिया है। हाँ, चार्ज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए अब चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के लिए। एंड वेरियस फैक्टर हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस। अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, फैक्टर दैट ट्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट टू द रिलेटिव अडक्ट स्टेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड और बेस। अब हमने जो एबिलिटी देखी है उसके अकॉर्डिंग जो एसिड बेस ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड और बेस के लिए। जैसे कि एफ स्ट्रेन जिसे फ्रंट स्ट्रेन कहते हैं और बी स्ट्रेन जिसे बैक स्ट्रेन कहते हैं, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है एफ स्ट्रेन जिसे कि हम फ्रंट स्ट्रेन भी कहते हैं। In reaction between Lewis acid and base, such as pyridine, 2-picolone, 4-picoline, with the same acid, trimethyl borane, BCH3 thrice, the adduct bond energy are 71, 42, 76 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या कह रहे हैं कि हम अभी रिएक्शन कराएंगे लेविस एसिड और बेस के बीच में। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 बेस हैं, एक है पिरिडीन, दूसरा है 2-पिकोलिन, फिर है 4-पिकोलिन। इनका मैं सेम एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ। तो जो अडक्ट जो एडिशन कॉम्प्लेक्स आएगा, जो एडिशन कॉम्प्लेक्स मेरे पास आएगा, उसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ पे दिया हुआ है 71, 42, 76 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल से। अब ये पेरिडीन का मैंने रिएक्शन करा दिया ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ, तो मुझे 1 ट्राइमिथाइल 4 ब्रोनाइल 4 पेरिडीन मिलता है। इसका जो अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है वो है 71 किलोजूल पर मोल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं 2-मिथाइल पेरिडीन यानी 2-पिकोलोन का रिएक्शन फिर से ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 42 किलोजूल्स पर मोल्स की एनर्जी अडक्ट बॉन्ड एनर्जी मिलती है। अब थर्ड है मेरे पास 4-मिथाइल पेरिडीन, जिसका मैं रिएक्शन ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ कराता हूँ और इसका जो अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है वो है 76 किलोजूल पर मोल्स। अब ऑब्जर्वेशन ये आता है कि देखिए यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसके वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है, वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू अदर 2 एग्जाम्पल्स। पेरिडीन और 4-मिथाइल पेरिडीन का अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट एक ही लेवल में आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर आता है बॉन्ड एनर्जी। सिमिलर नहीं है बट फिर भी आसपास में ही है, 71, 76, सिर्फ 5 किलो जूल्स पर मोल का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन
जब मैं 2 मिथाइल पेरिडीन का देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे 42 किलो जूल्स पर मोल्स का डिफरेंस आ गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे एफ स्ट्रेन लग रहा है। एफ स्ट्रेन, फ्रंट स्ट्रेन की वजह से इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है, ये डिक्रीज हो गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे बोरेन ट्राइमिथाइल है, तो इनके बीच में कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, जिसके वजह से इनका जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बट इस अडक्ट बॉन्ड को, जहाँ पे फ्रंट स्ट्रेन है, उसके एनर्जी को ब्रेक करने के लिए मुझे रिलेटिवली कम एनर्जी लगेगी। तो ये ऐसा हो पाया है ड्यू टू द फ्रंट स्ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। On the basis of the inductive effect, methyl group 2-picoline should have the act as a stronger donor than the pyridine, as already observed toward the proton, but it is a much weaker donor toward the CH3। देखिए क्या क्या हुआ है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे मैं अगर बात करूँ तो जो ट्राई मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल जो ग्रुप है 2-पिकोलिन में, ये एक स्ट्रॉन्गर डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। पेरिडीन के कंपैरिजन में 2-पिकोलिन में स्ट्रॉन्गर डोनर इफेक्ट है। हमने ये पहले भी ऑब्जर्व किया है प्रोटॉन्स में, प्रोटॉन, बट इट इज अ मच वीकर डोनर टुवर्ड द BCH3 थ्राइस ट्राइब्रोने बोरेन ट्राई मिथाइल में, मिथाइल ट्राई बोरेन में ये वीकर डोनर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब मुझे पता है कि जो BCH3 थ्राइस है, ये एक वीक बेस होता है एज कंपेयर टू द BF3 के, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बोरेन को, जिसके वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस मे बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बिटवीन CH3 ग्रुप एंड ऑफ 2-पिकोलिन एंड CH3 ग्रुप ऑफ बोरेन। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आया है, अब देखिए यहाँ पे मेरा पिकोलिन था, हाँ, अब यहाँ पे मिथाइल है, अब यहाँ पे बोरेन ट्राइमिथाइल है। तो इस 2-पिकोलिन के मिथाइल ग्रुप और बोरेन के ट्राइमिथाइल ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया है। Now, such effect is called as the F strain। इस इफेक्ट को F strain कहते हैं। F strain has significant influence on stability of adduct। अब ये जो F strain है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है एडिशनल प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ऑपरेट इन अ लार्ज वॉल्यूम एज दे आर रोटेट रैंडमली। ये एक लार्ज वॉल्यूम में ऑपरेट होता है और रैंडमली रोटेट होता है। Steric effect can influence the ability of Lewis acid or base form adduct by introducing। देखिए जो स्टेरिक इफेक्ट है ये इन्फ्लुएंस करता है एसिडिटी ऑफ लेविस एसिड के और बेस के। अब ये अडक्ट्स जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं उसमें फ्रंट स्ट्रेन वेयर बाय बल्की ग्रुप मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ लेविस एसिड। अब जो फ्रंट स्ट्रेन है, अगर वो किसी बल्कि ग्रुप से आ रहा है तो वो लेविस एसिड के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों के लिए ही डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा सेंटर की तरफ अप्रोच करने के लिए। अभी अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो मेरा अपकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली रिएक्शन सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से उसके एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बी स्ट्रेन, जिसे बैक स्ट्रेन भी कहते हैं। अभी हमने फ्रंट स्ट्रेन देखा, अब उसके बाद बैक स्ट्रेन देख रहे हैं।
Larger substitution on Lewis acid or base are forced to fold back behind the acceptor or donor atom due to change hybridization on complex. देखिए बी स्ट्रेन में क्या होता है, मेनली हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है. अगर लार्जर सब्सटीट्यूशन है लेविस एसिड या बेस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, फोर्स करेगा फोल्ड बैक होने के लिए, बिहाइंड पीछे जाने के लिए वो फोर्स करेगा. वो एक्सेप्टर हो या डोनर एटम हो, दैट डजंट मैटर. एक्सेप्टर या डोनर एटम वो दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा. चलिए देखते हैं. बैक स्ट्रेन एसोसिएटेड विद द स्टेरिक इंटरैक्शन that do not directly implied the Lewis acid and base center. अभी देखिए ये जो बैक स्ट्रेन होता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इंटरैक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है. ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता लेविस एसिड या बेस के ऊपर. फॉर इंटरेस्टिंग फॉर अब ये इंटरैक्ट करने के लिए क्या करेगा, ऑक्योर करेगा एसिड या बेस के रेंज को. अब ये किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली, एसिड एंड बेस रेंजेस को. अपॉन अडक्ट फॉर्मेशन, अब जब भी ये अडक्ट फॉर्म करेगा तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगा. फॉर इंस्टेंस चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं, व्हेन ट्राइवैलेंट बोरेन कंपाउंड फॉर्म अडक्ट विथ अमोनिया, जब भी मैं ट्राइवैलेंट बोरेन का कोई अडक्ट यानी कि एडिशन प्रोडक्ट बनाऊंगा अमोनिया के साथ, बोरेन सेंटर चेंज फ्रॉम मोर ओपन ट्राइगोनल ज्योमेट्री टू अ मोर हिंड्रेड ट्राइगोनल वन. क्या कह रहा है कि अगर मैंने ट्राइवैलेंट बोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दिया तो जो बोरेन का सेंटर है वो स्टार्टिंग में कैसा रहता है, यानी रिएक्शन से पहले, अमोनिया के रिएक्शन से पहले उसका एक ओपन ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है. लेकिन जब अडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो उसके पास एक हिंड्रेड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ जाती है. यानी ओपन ट्राइगोनल ज्योमेट्री उसकी कन्वर्ट हो गई है हिंड्रेड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में. ये किसके वजह से हुआ, ये बैक स्ट्रेन के वजह से हुआ. This case too much crowding or consider as steric conjunction. अब देखिए ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग आ जाती है, हाँ? या इसको, इस क्राउडिंग को हम बोल सकते हैं स्टेरिक कंजंक्शन. ड्यू टू द फोर्स्ड, अब दबाव के साथ ये बैक बॉन्डिंग होगा तो जो मिसिटाइल ग्रुप है बिहाइंड द बोरेन एटम इज गोइंग 120 डिग्री टेट्राहाइड्रल टू 120 डिग्री से वो 109 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा एज शोन इन द बिलो. देखें बोलने का मतलब क्या है कि पहले जो उसकी ओपन ट्राइगोनल ज्योमेट्री थी उसमें उसका बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री. लेकिन अडक्ट फॉर्मेशन के बाद वो टेट्राहाइड्रल बन जाता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री. इनके कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड एंगल्स में भी चेंज आते हैं. हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, ज्योमेट्री चेंज हो गई, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया बैक स्ट्रेन के वजह से. एग्जांपल देखिए, जैसे ये बोरेन स्टार्टिंग में कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज था जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था. अब जब भी ये बॉन्ड बनाएगा अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ गई इसके पास और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो गया. अब ये मेसिटाइल ग्रुप है. अब ये मेसिटाइल ग्रुप में फोर्स फोल्ड बैक का कॉन्जुगेशन नहीं है. अब देखिए यहाँ पे कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा है. चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने अमोनिया का एग्जांपल ले लिया है. अमोनिया में जो आर, यहाँ पे आर का जो सब्सटीट्यूशन अगर वो मिथाइल होगा तो एक स्मॉल सब्सटीट्यूएंट होगा. आर यहाँ पे मेरा क्या है, एक स्मॉल सब्सटीट्यूएंट. यहाँ पे आर लगे हुए हैं गाइस, ये एक स्मॉल सब्सटीट्यूएंट है.
तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है, ये एक गुड डोनर है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जांपल ले लीजिए, जब मेरा R मुझे अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा तब मिलेगा जब R मेरा कोई लार्जर सब्सटीट्यूएंट वाला ग्रुप होगा। यहाँ पे B स्ट्रेन होगा, ये वीकर डोनर होगा और sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एग्जांपल ले लीजिए SiH3 थ्राइस अमोनिया। अब ये बल्कि ग्रुप होने के कारण यहाँ पे इसके लोन पेयर्स आ जाएंगे और इसका लोन पेयर यहाँ पे है, तो ये तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन जब इसका एक ही लोन पेयर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने, अमोनिया है ये, इसका रिएक्शन मैंने सब्स्टिट्यूटेड बोरेन के साथ कराया। अब यहाँ पे देखिए मुझे स्टेरिक क्लैश देखने के लिए मिलता है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं ये जितने भी रेड मार्क हैं ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से इसके बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रेन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इंटरनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद द ज्योमेट्री चेंजेस इंडिकेटेड ऑन अडक्ट फॉर्मेशन। देखिए ये जो इंटरनल स्ट्रेन है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये इससे जुड़ा हुआ होता है कि कैसे ज्योमेट्री चेंज हो रही है अडक्ट फॉर्मेशन के वक्त। जब भी एडिशनल कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें कैसे ज्योमेट्री चेंज होती है उसके ऊपर ये इंटरनल स्ट्रेन डिपेंड करता है, आई स्ट्रेन। However, while B strain involves the direct stirring clash that occur on addition formation, देखिए बोरेन B strain ये एक डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा था एडिशनल कंपाउंड के ऊपर। I strain is involved in the deforming bond and torsional angle away from the most stable local geometries। जो I strain है ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये बॉन्ड डिफॉर्मिंग के वक्त होता है और ये एक टोरिजनल एंगल चेंज लाता है। और ये कैसा होता है, अवे फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल लोकल ज्योमेट्री। लोकल ज्योमेट्री से ये काफी दूर की तरफ होता है दोस्त। इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लेविस बेस सेंटर इमर्ज्ड इन अ रिंग और अ क्लस्टर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेविस बेस सेंटर्स के लिए जो रिंग या किसी क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। ओके गाइज, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 इन सब को देखिए। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिकॉज जो एसिड बेस का कंसेप्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है केमिस्ट्री में। मैं इसके आगे भी पार्ट्स बनाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद।